उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई है। आप सोचिए, 2001 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद का गठन हुआ था। पिछले 24 वर्षों में इसके पास अपना भवन नहीं था। आज एक नए भव्य भवन की आधारशिला रखी जा रही है और इस पर 42 करोड़ 42 लाख 30 हजार रुपये खर्च होंगे। एक भव्य भवन बनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत शिक्षा परिषद और संस्कृत माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। इसमें उनकी भव्य लाइब्रेरी भी होगी। संस्कृत के यहाँ पर संस्कृत से जुड़े हुई रोचक जानकारियां मिलेंगी, लाइब्रेरी भी होगी और भी अन्य तमाम प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधा वहां पर हम लोग संभाषण आदि के कार्यक्रम को भी करेंगे। लखनऊ में जगत नारायण रोड पर जो राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। सरकार के अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को एक नए भवन के रूप में बदलने की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, उसी क्रम में आज हम इस भवन के लिए भी, इस नया भवन यहाँ पे बनना है, इस नवीन भवन के लिए भी 48 करोड़ 92 लाख 80 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसका भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मैं इस पूरे विद्यालय को भी हृदय से बधाई देता हूँ। एक भव्य भवन बनेगा। ऐसे ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद, इसके लिए भी, इसके नवीन भवन के लिए 10 करोड़ 36 लाख रुपए इन्हें यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संस्कृत के दो विद्यालय जिन बहुत पुराने जर्जर भवन थे, एक चंदौली में और एक भदोई में, श्री काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया, ये इसमें 100 बेडेड छात्रावास के साथ, क्योंकि संस्कृत में अगर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो उन बच्चों के लिए कठिनाई हो जाती है। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे किराए पे रह सके, तो छात्रावास ही नहीं बल्कि उनके लिए लॉजिंग और फूडिंग दोनों व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे अच्छा अध्ययन कर सके। और वहाँ पे शिक्षक देने के साथ साथ तो एक काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया चंदौली के लिए छात्रावास समेत नवीन भवन के निर्माण के लिए हम लोग आज यहाँ पे 10 करोड़ 31 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत करके इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई के लिए, इसके लिए भी 9 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये, इसमें भी 100 बेडेड का एक छात्रावास और नवीन भवन का निर्माण यहाँ पे होना है। संस्कृत के उन्नयन और उत्थान के लिए सरकार के द्वारा अपने ऋषि संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक प्रयास है। अभी आपने देखा होगा एक MOU यहाँ पे किया गया है, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के बीच में, और साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने टाटा कंसल्टेंसी के साथ और जो यहाँ पे टाटा नेल्को तथा यास्कावा, ये जापान की कंपनी है, इनके अधिकारियों के साथ एक MOU यहाँ पे हुआ। इस MOU के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो विद्यालय हैं, पहले चरण में हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को ले रहे हैं। यहाँ पे आधुनिक यानी शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम परंपरागत शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को साथ साथ सीखें, स्केल के साथ साथ स्किल हमें देखने को मिले। और इसमें खासतौर पर ड्रीम योजना के अंतर्गत डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना का कार्य इसमें होगा। लगभग 162 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से कार्यक्रम चलेगा, जिसमें
समग्र शिक्षा द्वारा इसको 77 करोड़ रुपए की धनराशि वहन की जाएगी और इसमें ज्यादातर शेयर ये उद्योग समूह के द्वारा 162 करोड़ 72 लाख रुपए इस पे लगाए जाएंगे। यानी ये ज्यादा पैसा वे लोग लगाएंगे, उसका एक छोटा सा शेयर सरकार उपलब्ध करवाएगी और बच्चों को हम आधुनिक तकनीक के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट में योगदान दे पाएंगे। ये मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल पर होगा। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब एक संस्थान में एक कार्यक्रम, ये लैब स्थापित होगी, उससे 3 संस्थान जुड़ जाएंगे जो वहां से ऑनलाइन इस ट्रेनिंग को लेंगे या उनको वहां फिजिकली भी उपलब्ध इस सुविधा हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए आपका टाटा, नेल्को और यास्कावा के जो हमारे यहाँ पे अधिकारी गण आए हैं, इनको और माध्यमिक शिक्षा परिषद को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। यहाँ का नौजवान भी अपनी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही उस स्तर का ज्ञान प्राप्त करेगा जो उसको बाद में तकनीकी शिक्षा के स्थलों में जानकारी भी कठिनाई से मिल पाती है। उसकी प्रारंभिक जानकारी और उसमें अपने आप ही ट्रेंड होकर के एक स्किल मैन पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है और वह छात्र आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है, एक नया अभिनव प्रयोग है। आज यहां पर जिन छात्रों को सम्मानित किया गया है, मुझे अच्छा लगा। पिछले 8 वर्ष में हम माध्यमिक शिक्षा की और उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा की तकदीर और तस्वीर को बदलने में सफल हुए। याद करिए 2017 के पहले बेसिक एजुकेशन लगभग बंदी की ओर जा रहा था। लगातार छात्र संख्या में गिरावट आ रही थी, लगातार आ रही थी। माध्यमिक शिक्षा नकल का एक अड्डा बन गई। लोगों ने नकल के नाम पर एक धंधा प्रारंभ कर दिया था, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया था नकल का। उत्तर प्रदेश में निवेशक नहीं आते थे क्योंकि कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन हां 2 नए बिजनेस उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने खोले थे। एक नकल के नाम पर बाहर से थोक के भाव में लोगों को लाते थे, नकल के अड्डे संचालित होते थे, केवल वो फॉर्म भर लेता था, बाकी छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं आना होता था, उनके नाम पे कोई और परीक्षा दे देता था। रिजल्ट आता था और फिर अपना सर्टिफिकेट भी उसके घर तक पहुंचा देते थे और पैकेज एक तय हो जाता था। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़। दूसरा यहाँ पे व्यवसाय होता था ट्रांसफर पोस्टिंग में, पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक उद्योग था। इसके नाम पर भी पैसे लिए जाते थे। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दोनों प्रकार के अनाचार को रोक करके पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली को प्रदेश के अंदर अपनाया। आज उसका परिणाम है, हम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि हमने उस कालखंड में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है जब नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, नकल का नामो निशान नहीं था। आज सेंटर वही संस्था हो सकती है जिसके पास सीसीटीवी कैमरे होंगे, बाउंड्री वॉल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फर्नीचर होंगे, वहीं पर सेंटर होगा, अन्यथा सेंटर नहीं होगा। दूसरा रिफॉर्म इसमें हुआ। रिफॉर्म किस रूप में हो सकते हैं? वो रिफॉर्म दूसरा इसमें जो किया गया हुआ था कि परीक्षा 2 महीने 3 महीने नहीं चलेगी। परीक्षा 13-14 दिन मात्र के अंदर पूरी परीक्षा संपन्न हुई। 13-14 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न। परीक्षा छात्रों को परेशान करने का माध्यम नहीं है। परीक्षा छात्रों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, उनका आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए। उसमें एक प्रतिस्पर्धा का भाव हो, चुनौती से जूझने की एक ललक हो, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और
उस भाव को विकसित करने में ये कम दिनों की परीक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आप प्रदेश के अंदर अपने कैरियर को बना रहे हैं जब पहचान का संकट है। आपसे ठीक पहले वाली पीढ़ी के सामने संकट आया था। वो कहीं जाता था, उसको इंटरव्यू की लाइन से हटा दिया जाता, नाम सुन करके ही बाहर कर दिया जाता, कह दिया जाता था कि नहीं साहब, नहीं आपके लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश की पहचान तो ऐसी बना दी गई थी कि धर्मशाला के बाद छोड़े होटल में भी लोग कमरा नहीं देते, किराए पे भी लोग नहीं देते। लेकिन आज ऐसा नहीं। अब नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये बीमारू राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हर एक क्षेत्र में 8 लाख से अधिक तो छात्रों को हम लोगों ने, अपने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है पारदर्शी तरीके से। अभी 15 को, परसों 15 जून को 60,244 पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ में ही आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, 60,000 नौजवानों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसमें 60,000 में 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं। याद करिए, केवल 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती हुई। मैं जब 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों का आंकड़ा देखता हूं तो कुल 10,000 बेटियां भर्ती हुई और यहां एक ही बार में 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हो गई। ये परिणाम दिखाता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा छात्रों को परेशान करने की नियत से नहीं, उसके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए, अपने आप को आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए, चुनौतियों से जूझने का एक जज्बा उसके अंदर पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए, अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए, अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्ट चाहिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवाते हैं, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। और ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं या स्पोर्ट्स में भी
और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। याद करना, जीवन में शॉर्टकट कभी सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। आपके द्वारा किया जाने वाला परिश्रम आपको फल जरूर देगा। और जीवन में हमेशा ये मान करके चलिए कि जो भी संघर्ष आप अर्जित करेंगे, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अर्जित करेंगे, स्वयं के प्रयास से अर्जित करेंगे, वो आपके जीवन को स्थायित्व देगा, आपके जीवन को एक निर्भीक बनाएगा, निष्पक्ष बनाएगा, संवेदनशील बनाएगा। और वह संवेदनशीलता, वह निर्भीकता और निष्पक्षता आपके जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और आज इन्हीं सब बातों का समन्वय हमारी शिक्षा पद्धति के साथ साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे, उसका एक प्रयास हुआ। याद करिए, एक समय प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय राजनाथ सिंह जी जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, वे प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने नकल पर रोक लगाने की कार्रवाई की। और एक पार्टी ऐसी भी थी जिसने नकल कराने के लिए सार्वजनिक घोषणा कर दी कि नहीं, नकल हम करवाएंगे, नकल तो एक जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। नकल को जन्मसिद्ध अधिकार बनाने का परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। पहचान के एक संकट के दौर से न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा था। जो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता था आजादी के समय, उस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया। देश के विकास में उत्तर प्रदेश की कोई भूमिका है, कोई स्वीकार नहीं करता था। लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश तो एक बैरियर है, इसके बगैर देश को आगे बढ़ना नहीं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं विकास का। परिणाम क्या था? देश का विकास विभाजित होता था और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। लोग मानते थे बीमारू राज्य। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं जाता था देश के अंदर, तो लोग बड़ी हेत इससे देखते थे। लेकिन पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। तरक्की का आधार तकनीक बनेगी, शासन सेवा का माध्यम बनेगा। सरकार का मतलब जो सहभागी बन सके। सरकार का मतलब मालिक नहीं होता, सरकार का मतलब राजा नहीं होता, सरकार का मतलब जो आम जनमानस का सहभागी बन सके। सरकार का मतलब आम जनमानस के प्रति जो संवेदनशील बन सके। सरकार का मतलब जो सेवा को अपने जीवन का संकल्प बनाए। और इन सब बातों को लेकर के जब कार्रवाई आगे बढ़ी, आज परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा कराने की जिस रणनीति को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर कहीं भी जाएगा, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कोई उसके नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेगा। 8 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, अब वो बीमारू राज्य नहीं रहा। अब वो देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था वर्तमान में। और आने वाले समय में हिस्ट्री जब उत्तर प्रदेश ये बताती है, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर आने की कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सब लोग एक साथ प्रयास करते हैं, तब रिजल्ट होता है। इसमें सरकार लीड करती है, लेकिन इसमें हमारे अन्नदाता किसानों का योगदान है।
इसमें हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भी योगदान है, इसमें हमारे पुलिस कर्मियों का योगदान है, इसमें हमारे शिक्षकों का भी योगदान है, इसमें हमारे समाज के जुड़े हुए अलग अलग पक्षों के श्रमिकों का योगदान है, नौजवानों का योगदान है, समाज के हर एक तबके का योगदान है। और उन सभी के योगदान के कारण आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और वही ये सफलता जब बच्चों के जीवन में हम देख रहे हैं, ये सफलता भी एक उनकी मेहनत उनकी है, लेकिन परिश्रम उनके शिक्षक का भी है, उनके अभिभावक का भी है, उनके मित्रों और सहयोगियों का भी है, जिनके सामूहिक प्रयास से ये परिणाम हमारे सामने आया है। Yeah.